तो अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं और इतने सारे लेक्चर करने के बाद अब हम अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं। सारी फिजियोलॉजी समझने के बाद अप्लाइड एस्पेक्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं कि अब क्या क्या होगा। ठीक है, तो अप्लाइड एस्पेक्ट को समझने के लिए पिछले के सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि क्या फिजियोलॉजी थी, क्या ग्लैंड्स काम कर रहे थे, क्या हार्मोन्स काम कर रहे थे, क्या नर्वस सिस्टम था, क्या ह्यूमरल सिस्टम था। तो ये सारे सिस्टम्स के बारे में आपको आप अपने आप से खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको ये पता है, क्या आपको वो पता है। मतलब आप खुद से सवाल करोगे, आप इस चैप्टर को ऐसे रिवाइज कर सकते हो। तो इस चैप्टर के हम अब एंड में पहुंच रहे हैं। तो अप्लाइड एस्पेक्ट में जो है टोटल गैस्ट्रेक्टमी, मतलब टोटल ही स्टमक को निकाल के, मतलब कट करके निकाल दो या इसको निकाल दो, स्टमक को निकाल दो। तो रिमूवल ऑफ होल स्टमक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूसेस पर्नीशियस अनीमिया। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। पर्निशियस एनीमिया पता है हमको, विटामिन बी 12 का रोल पता है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन इज नॉर्मल इन द एब्सेंस ऑफ पेप्सिन एंड न्यूट्रिशन कैन बी मेंटेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जब भी स्टमक पढ़ते थे या अब तक जितना पढ़ा है पिछले बार 12th में, तो मेनली हमको लगता था कि स्टमक इज रिलेटेड टू प्रोटीन डाइजेशन और मोस्टली प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में हो जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टमक के स्टार्टिंग में, फंक्शन ऑफ स्टमक में, तो ये देखा था मैंने कि जो स्टोमक है वो सिर्फ फिनाइल एलानिन और अदर अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा था। तो इससे क्या समझ में आता था कि इससे ये समझ में आता था कि जो लिमिटेड फंक्शन प्रोटीन तोड़ने में किसके, हमारे स्टमक के, और मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये जो कंसेप्ट था ये वहीं मैं समझ चुका था, तो ये पॉइंट को अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि अब ये समझा पॉइंट है कि प्रोटीन डाइजेशन इज नॉर्मल इन एब्सेंस ऑफ पेप्सिन एंड न्यूट्रिशन कैन बी मेंटेन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टमक निकाल दिया तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा, तो इसको याद रखना। डेवलपमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी, ये पॉइंट भी हो चुका है जब मैंने एचसीएल के फंक्शन बताए थे। तो एचसीएल इसको रिक्वायर होता है इसकी कन्वर्जन में, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए एचसीएल क्या होता है, रिक्वायर होता है। और Fe2+ फॉर्म में आयरन अब्सॉर्ब होता है क्योंकि इसका रिसेप्टर हमारे पास होता है और सेल मेम्ब्रेन पे हमारे पास Fe3+ का रिसेप्टर नहीं होता सेल मेम्ब्रेन पे। However, no more than trace of iron is absorbed in the stomach। तो लेकिन ये बात भी है कि ज्यादातर आयरन इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, बहुत कम आयरन कहाँ अब्जॉर्ब होता है, स्टमक में। तो ये भी उतना इफेक्ट, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि एचसीएल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन द रिजल्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया कॉजेज अब्रप्ट राइज इन इंसुलिन सेक्रेशन। दिस लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया अप्रॉक्स 2 hours ऑफ आफ्टर मील। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अब स्टमक नहीं है तो स्टोरेज फंक्शन रुक गया, स्टमक नहीं है तो स्टोरेज फंक्शन रुक गया। तो अब स्टोरेज फंक्शन रुक गया है तो इससे क्या होगा कि जो जो फूड मैंने खाया वो इंस्टेंटली मेरे इंटेस्टाइन में जाएगा और इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक एक स्पाइक आएगा ग्लूकोज के इंक्रीज का हमारे ब्लड में। तो इसको देख के हमारा इंसुलिन क्या करेगा, इसको देख के हमारा इंसुलिन ये करेगा कि वो बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करेगा और इस शुगर लेवल को फटाफट कम करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो शुगर मेरे टिश्यूज को चाहिए थी, जो शुगर मेरे ब्रेन को चाहिए थी, जो शुगर मेरे बॉडी को चाहिए थी, उसको इंसुलिन ने फटाक से कम कर दिया। हाइपो इसीलिए एट लास्ट हाइपोग्लाइसीमिया इम्प्रूव हो जाएगी कि और शुगर तो मैं लूंगा नहीं, जो शुगर लूंगा रैपिडली अब्सॉर्ब होगी और रैपिडली खत्म भी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे हाइपोग्लाइसीमिया 2 hours के बाद दिखेगी। तो पहला पहला फंक्शन ये हो सकता है स्टमक निकालने पे कि पर्निशियस अनीमिया हो सकती है। फिर दूसरा फंक्शन ये हो सकता है कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो सकती है। तीसरा फंक्शन ये हो सकता है कि तीसरा 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 जो बीमारी है वो है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, होगी हाइपोग्लाइसीमिया होगी। तो स्टमक अब डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, a condition characterized by development of weakness, dizziness and sweating after meal। तो ये क्या होता है कि कंडीशन होती है डंपिंग सिंड्रोम जिसमें डेवलपमेंट ऑफ वीकनेस वीकनेस होती है, डिजीनेस होती है और स्वेटिंग आफ्टर मील। तो डंपिंग सिंड्रोम कब होगा, जब स्टमक को निकाल देंगे कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो वैसी एनर्जी कम है बॉडी में तो वीकनेस आएगी। रैपिड एंट्री ऑफ हाइपरटोनिक मील इन द इंटेस्टाइन विच कॉजेज रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द गट फ्रॉम प्लाज्मा एंड प्रोड्यूसिंग हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोटेंशन। तो रैपिड एंट्री ऑफ हाइपरटोनिक मील, तो अब जैसे कि स्टमक का फंक्शन क्या था, स्टोरेज का था और थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेशन का था। तो इससे क्या होता था कि जो रैपिडली फूड एंटर नहीं करता था हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन जब स्टमक मैंने निकाल दिया तो अब फूड मेरा क्या है वो रैपिडली एंटर करेगा मेरे इंटेस्टाइन में। और इससे क्या होगा कि हाइपरटोनिक सिटी क्रिएट होगी मेरे प्लाज्मा में। इससे क्या होगा कि वो वाटर को बहुत इंटेंसली अब्जॉर्ब करेगा और इससे हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन होगी, वो सॉरी वाटर को हाईली रिलीज करेगा
इससे क्या होगा, हाइपोवोलीमिया और हाइपोटेंशन हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि रैपिड एंट्री ऑफ हाइपरटोनिक मील इनटू द इंटेस्टाइन व्हिच कॉज रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द गट। तो हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो गट में वाटर है बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, और 10 डंपिंग सिंड्रोम में हमको क्या दिखेगी कि हाइपोवोलीमिया हाइपोटेंशन दिखेगी। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर का क्या डेफिनेशन है, पेप्टिक अल्सर कहते किसे हैं। तो पेप्टिक अल्सर इज अ टर्म रेफर टू ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्टमक और डिओडेनम। तो म्यूकोसल एपिथेलियम के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम के ब्रेकडाउन को अल्सर कहते हैं। इटियोलॉजी, कॉज एंड पैथोजेनेसिस। तो इसका कॉज क्या होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या होती है। म्यूकोसल बाइकार्बोनेट बैरियर डिस्ट्रप्शन। मैंने पहले ही कहा था कि म्यूकोसल बाइकार्बोनेट बैरियर जब विजिबल म्यूकस रिलीज हो रहा था तो बन रहा था, इसके साथ बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज हो रहे थे, और ये म्यूसिन म्यूसिन होता है इसमें, तो ये पूरा बैरियर बन रहा था। ये बैरियर जब ब्रेक हो जाएगा, this barrier normally prevent irritation and oxidation of mucosa by the gastric secretion। तो जैसे ही बैरियर ब्रेक होगा तो ऑटोडाइजेशन ऑफ म्यूकोसा हो जाएगा और ये इरिटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अल्सरेशन क्रिएट होगी। द सब्सटेंस रीजन विच टेंड टू डिसरप्ट द बैरियर और कॉज इरिटेशन इंक्लूड। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो बैरियर को इंटरप्ट करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे। तो इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायरोलाई, a major cause of gastric ulcer। हेलोबैक्टर पायरोलाई inhibit somatostatin secretion। अब सोमैटोस्टैटिन का मैंने फंक्शन बताया था कि सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा था कि एक चेक लगा रहा था, वो रोक रहा था किसको, एचसीएल के सेक्रेशन को, पैराइटल सेल को एचसीएल के सेक्रेशन को निकालने में से रोक रहा था। तो अगर सोमैटोस्टैटिन को मैं इनहिबिट कर देगा हेलिकोबैक्टर पायरोलाई, तो इससे क्या होगा कि एचसीएल कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। ठीक है, जस्ट जस्ट सिग्नेटिंग गैसेस प्लस सेक्रेशन एंड इनहिबिट HCO3 माइनस। ये दो काम करता है, एक तो H प्लस सेक्रेशन को बढ़ा रहा है, HCl सेक्रेशन को बढ़ा रहा है सोमैटोस्टैटिन को रोक के, और उसके बाद इनहिबिट HCO3 माइनस सेक्रेशन। तो दोनों चीज कम हो रही है इसकी वजह से। और उसके बाद एथेनॉल, जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनको अल्सरेशन की तकलीफ हो सकती है। विनेगर, बाइल सॉल्ट्स, ये सब वो जो नॉन स्टेरॉइडल एंटीविटामिन। अब NaSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो लेते हैं, for example aspirin, buferon, buveran, etc. These drugs inhibit prostaglandin synthesis which stimulate mucus secretion and inhibit acid secretion by activating GI receptor। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपको एट अ सेल लेवल सेलुलर लेवल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा होती तो ये पॉइंट आपके रटना पड़ जाता। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल एस्पाइरिन, ब्रूफेन एंड बुवेरॉन एक्सेट्रा। दिस ड्रग्स इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब मैंने क्या कहा था कि जब हमने रेगुलेशन ऑफ स्टमक देखा था, तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था कि चेक लगा रहा था, नेगेटिव काम कर रहा था। जैसे बाकी सब गैस्ट्रिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन हो गया, ये सब क्या कर रहे थे, एसिड सेक्रेशन को बढ़ा रहे थे। और प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर कौन से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी रिसेप्टर के थ्रू एडेनाइल साइक्लेज को बोल रहा था कि भाई तू साइक्लिक एमपी ना बना और एटीपेस H प्लस K प्लस पॉइंट को बंद कर दे। तो यहीं पे वही काम हो रहा है। तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक ड्रग क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देता है। तो इनिबिशन ही हट गया, तो फिर से HCl ज्यादा बनना स्टार्ट होता है और ये अल्सरेशन कॉज करता है। दिस इज द रीजन व्हाई इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर स्पेशली इंक्रीज इन अ पर्सन टेकिंग एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो ले रहा है उसको एक टेंशन हो जाता है किसका, एक कॉज है, एक इसका साइड इफेक्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लेने का कि उसको अल्सरेशन हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड क्यों होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग फिजियोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं। दिस लीड टू द अल्सर ऑफ ड्यूडेनम एंड प्री पायरोलिक ऑफ द स्टमक। तो मतलब अल्सर ऑफ ड्यूडेनम हो सकता है और प्री पायरोलिक, क्योंकि जहां रिलीज हो रहा है वहां अल्सर थोड़ी कॉज करेगा। जैसे बॉडी फंडस में रिलीज हो रहा है और नीचे आएगा, नीचे की तरफ वहां अल्सरेशन कॉज करेगा। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इज ऑफन एलिवेटेड इन पेशेंट हु प्रेजेंट विद अल्सर इन दिस रीजन। gastric secretion is often elevated in patient who present with the ulcer in this region। मतलब जो पेशेंट में जिसको अल्सरेशन देख रही है उसे गैस्ट्रिक सेक्रेशन बहुत होती है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड मे बी ड्यू टू। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, अभी तक नहीं देखे पूरे फिजियोलॉजी में। पेप्सिनोजेन 1 और पेप्सिनोजेन 2 क्या होता है। तो ह्यूमन गैस्ट्रिक म्यूकोसा कंटेन टू इम्यूनो हिस्टोकेमिकली डिस्टिंक्ट, मतलब हिस्टोकेमिकली ये कैसा होता है, डिस्टिंक्ट पेप्सिनोजेन होते हैं। पेप्सिनोजेन 1 इज फाउंड ओनली इन एसिड सेक्रेटिंग रीजन। तो जहाँ पे एसिड सेक्रेट हो रहा है वहाँ पे पेप्सिनोजेन 1 मिलता है, वेयर पेप्सिनोजेन आल्सो फाउंड इन पायरोलिक रीजन। तो पायरोलिक रीजन में पेप्सिनोजेन 2 भी मिलता है, पेप्सिनोजेन 1 भी मिलता है, लेकिन पेप्सिनोजेन 1 सिर्फ कहाँ मिलेगा हमको, मतलब वहाँ पे क्या मिलेगा, एसिड सेक्रेशन रीजन में पेप्सिनोजेन 1 ही मिलेगा।
ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मैक्सिमम एसिड सेक्रेशन कोरिलेट विद पेप्सिनोजन 1 लेवल। तो जैसे जैसे पेप्सिनोजन 1 का लेवल बढ़ेगा तो मैक्सिमम एसिड सेक्रेशन बढ़ेगा। एंड पेशेंट विद कंजेनाइटली एलिवेटेड सर्कुलेटिंग पेप्सिनोजन लेवल्स हैव अ 5-fold ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर देन अ इंडिविजुअल विद नॉर्मल लेवल्स। तो जिसके पास पेप्सिनोजन 1 लेवल ज्यादा है, कंजेनाइटली ज्यादा है, मतलब बद से ही ज्यादा है, उसको 5 फोल्ड्स ग्रेटर इंसिडेंस मिलेंगे पेप्टिक अल्सर के देन इंडिविजुअल विद नॉर्मल लेवल। तो ये पेप्सिनेजन 1 का लेवल अगर ज्यादा है तो एसिड सेक्रेशन ज्यादा है तो अल्सरेशन ज्यादा है। ठीक है। तो पेप्सिनोजन 1, पेप्सिनोजन 2 देखा हम लोग ने। अब रोल ऑफ गैस्ट्रिन देखते हैं। तो इन मोस्ट पेशेंट विद गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम अल्सर रेस्टिंग गैस्ट्रिन लेवल्स आर नॉर्मल। तो जब वो कुछ खा नहीं रहा है, वो कुछ खाली बस रेस्टिंग कंडीशन में है, कुछ कुछ पाचन की कुछ डाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही, तो इससे क्या होता है कि वो कुछ इसमें काम नहीं हो रहा, तो इससे क्या होता है कि जो रेस्टिंग गैस्ट्रिक लेवल्स है वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल रहते हैं। गैस्ट्रिन रिस्पॉन्स टू फीडिंग एंड ग्रेटर देन अ नॉर्मल एंड दैट पोटेटल सेल आर हाइपो रिस्पॉन्सिव टू गैस्ट्रिन। तो जैसे ही क्या होता है, जब उन्होंने फूड लिया तो जो गैस्ट्रिन रिसेप्टर होता है, गैस्ट्रिन रिस्पॉन्स होता है। जैसे नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा कि गैस्ट्रिन पूरे ब्लड में जाएगा और एसिड को रिलीज कराएगा। लेकिन इनका जो यही मेथड होता है, इसमें इनके जो पैराइटल सेल है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। मतलब गैस्ट्रिन जैसे ही आएगा वो हाइपर रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे और गैस्ट्रिन से हाइपर करेंगे, और इससे क्या होगा कि ज्यादा एचसीएल रिलीज होगा और इससे अल्सर कॉज होगा। इन कंडीशन लाइक पर्निशियस एनीमिया द एसिड सेक्रेटिंग पैराइटल सेल्स आर डैमेज। तो पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि जो एसिड सेक्रेटिंग सेल है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। एज अ रिजल्ट द गैस्ट्रिन सेक्रेशन क्रोनिकली एलिवेटेड। तो क्या हो रहा है, जैसे मैं एक पैराइटल सेल हूँ और मैं डैमेज हो गया हूँ। ठीक है, मैं एक पैराइटल सेल हूँ और मैं डैमेज हो गया हूँ, और मैं एचसीएल बनाता था और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता था। तो इंट्रिंसिक फैक्टर तो नहीं बन पा रहा है और एचसीएल भी नहीं बन पा रहा है। लेकिन गैस्ट्रिन का क्या काम है, गैस्ट्रिन को क्या लग रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता पैराइटल सेल है डैमेज है कि नहीं, वो तो अपना काम करते रहेगा। तो जितनी पैराइटल सेल बची हैं उन पे अधिक से मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिन आएगा और उनको क्या करेगा, रिलीज कराएगा। मतलब क्या करेगा, एचसीएल रिलीज कराने की कोशिश कराएगा, क्योंकि एचसीएल की कमी पड़ रही है और इस चक्कर में ज्यादा एचसीएल रिलीज हो सकता है। तो वही हमारी बुक हमें बताना चाह रही है कि पेडिसर डैमेज एज अ रिजल्ट गैस्ट्रिक सेक्रेशन क्रोनिकली एलिवेटेड। दिस में एक्सप्लेन इन अ पार्ट द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ अल्सर ऑफ डिओडेनम एंड प्री पाइलोटिक पोर्शन ऑफ स्टमक इन अ पेशेंट ऑफ पर्निशियस अनीमिया। तो पर्निशियस अनीमिया में भी हमें क्या दिख सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या डिओडेनम अल्सर दिख सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो ये डेल्टा सेल ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास होता है। डेल्टा सेल जो ट्रेनर होता है उसका 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 ट्यूमर होता है ये। दिस सिंड्रोम इज सीन इन पेशेंट विद गैस्ट्रिनोमा, मतलब जो जिसको ट्यूमर्स है दैट सेक्रेट गैस्ट्रिन। दिस ट्यूमर्स कैन ऑकर इन स्टमक एंड ड्यूडेनम बट मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन पेनक्रियास। तो ये स्टमक, ये ट्यूमर्स कहाँ का, स्टमक ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन पेनक्रियास। तो यहाँ हमारा टोटल स्टमक खत्म हो गया। अब हम लोग को इसको पूरा रिवाइज करना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो सारे रीजन्स जो स्टमक के मैंने बताए थे। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और इम्पोर्टेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसका गैस्ट्रिक एसिडिक होता है। एग्जाम में आपको अप्लाइड किया जा सकता है गैस्ट्रेक्टमी में क्या हो सकता है। उसके बाद रेगुलेशन हो जाता है। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मैकेनिज्म ऑफ एचसीएल रिलीज पूछ लेगा। तो मतलब जैसे जैसे ऑर्डर कम होते जाएगा वैसे वैसे उसका इंपॉर्टेंस कम होता है। तो पास्ट ईयर पेपर लगाए, पास्ट ईयर पेपर देखे, और उसके बाद स्टोमक टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं उसको देखे, और उस हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़े। और लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ना है हमें और अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि हमें पास भी होना है और हमें नॉलेज भी लेनी है। तो एक बार हमने नॉलेज ले ली तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप पास हो जाओगे। तो इसलिए नॉलेज बेस्ड स्टडी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी वीडियोस देखने में बोरियत होती है किसी को। लेकिन जब धीरे धीरे आप फिजियोलॉजी को समझने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा और आपको यह जो बोर्डम है वो खत्म हो जाएगा फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी एक बहुत ब्रिलियंट सब्जेक्ट है। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक फिजियोलॉजी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ, इसी कहने के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। तो मतलब अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। और स्टमक टॉपिक से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने कॉलेज में, क्लासेस में, जहाँ पे भी आप हो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज पढ़ाई कीजिए। क्योंकि पढ़ाई करना एज अ डॉक्टर प्रोफेशन में पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा पोर्शन होता है, कवर करना होता है। तो आप पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मेडिकल स्टूडेंट्स में, मेडिकल फील्ड में, जिनको फिजियोलॉजी पढ़ने में या समझने में दिक्कत होती है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।